हेलो, नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th का चैप्टर 1 साइंस पादपों में पोषण। तो हमने पिछली वीडियो में हम लोगों ने पूरे पाठ को कवर किया था कि कैसे विधियां होती हैं, पादपों में पोषण कैसे होता है एवं भोजन कैसे बनाते हैं। ये सब हम लोगों ने देख चुका है। अब उसके हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। और हाँ, जिन बच्चों ने पाठ का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आप जाके पहले पाठ का वीडियो देखिए। मैंने बहुत ही डिटेल से उस पाठ को समझाया है। आई होप आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन आंसर करिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न क्या है? तो हम देखते हैं कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। चलिए इसको देखें। जीवों की खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है: शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण एवं वृद्धि के लिए, शरीर की टूट फूट के मरम्मत के लिए। देखो बच्चों, अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा, हम भोजन नहीं कर पाएंगे, तो हमारे शरीर की जो विभिन्न भागों की वृद्धि होती है वो रुक जाएगी। आप ही लोग देखो, आप लोग अच्छा खाना खाते हो, अच्छा हर चीज़ खाते हो, तो आपकी वृद्धि जल्दी जल्दी होती है और आप खेल कूद भी अच्छे से सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो ये सब क्या है? खाने पे है ना। अब दूसरा क्या है? शरीर की टूट फूट के मरम्मत के लिए। इसका मतलब यह है कि शरीर में हमें कहीं पर चोट लग गया, कुछ भी हो गया, शरीर हमारा मतलब जैसे नहीं बोलते कि अरे उसके हाथ टूट गए, उसके पैर टूट गए, तो ये सब तब मरम्मत होते हैं जब हमारा पोषण अच्छा होता है, हम खाना पीना खाते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी। अब जब हम खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा होगी। तो ये सब क्या होता है? इसी के वजह से हमारे जो टूटे फूटे शरीर होते हैं वो उनकी मरम्मत भी हो जाती है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? विभिन्न शारीरिक कार्यों के करने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति हेतु। अब जैसे हमारे विभिन्न शारीरिक कार्य, मतलब जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उसके लिए हमें ऊर्जा तो चाहिए हमें, क्योंकि उसके लिए दौड़ना है, सब चीज़ करना है, तो हमें उसके लिए ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? हमें भोजन से प्राप्त होती है। अब चौथा पॉइंट है कोशिकाओं के कार्यों को सुचारू रूप से चलने के लिए। आप लोगों को तो पता ही है, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिकाएं, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया है। तो उसका क्या होता है कि वो कोशिकाएं कार्य कैसे करती हैं? वो कोशिकाएं, जब हम भोजन करेंगे, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होगा, तब तो वो कार्य करेंगी। तब तो जैसे कोशिकाएं होती हैं जो हमारा भोजन पाचन करती हैं, एवं हम सांस वगैरह, ये सब हम जो भी हम सब ले पाते हैं, ये सब क्या है? कोशिकाओं का ही कार्य है। ठीक है, सुचारू रूप से चलाना ये सब भोजन की वजह से ही हो पाता है। अब आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब परजीवी और मृतजीवी हैं, वो दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में निम्नलिखित अंतर हैं। परजीवी ऐसे जीव अन्य जीवों के शरीर से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। परजीवी मतलब कि वो ऐसे जीव होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, अमरबेल। वो क्या होता है कि एक पेड़, अपने पेड़ पर जो उसका वो होता है, स्वपोषी होता है, जिससे वह भोजन ग्रहण करता है, उस पर वो लगा रहता है। अब किसके लिए? अपने भोजन के लिए। और उससे जो भी है वो उसका आहार ग्रहण करता है और उसके साथ में क्या करता है? हानि भी पहुंचाता है। हानि कैसे पहुंचाता है? जैसे स्वपोषी पौधा है, उसको जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा कौन ले रहा है? अमरबेल ले रहा है। तो जब वो ऊर्जा अमरबेल ले लेगा तो ये अपनी ऊर्जा की पूर्ति तो कर देगा, लेकिन जो स्वपोषी पौधा है उसकी ऊर्जा की पूर्ति होगी ही नहीं, उसे पोषक तत्व तो मिलेंगे ही नहीं। तो इससे क्या हुआ? उसको हानि हुआ। इसीलिए इसमें बोला गया है
कि ऐसे जीव अन्य जीवों के शरीर से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। सामान्य रूप से यह जीव परपोषी के शरीर के ऊपर या अंदर होते हैं, जैसे कि पेड़ों में, पादपों में ये तो बाहर होते हैं, उनके ऊपर लपटे हुए रहते हैं। और मनुष्यों में क्या होता है, ये अंदर पाए जाते हैं। मनुष्यों में ये परजीवी अंदर पाए जाते हैं, जैसे या फिर हमारे सर पे जूं आप लोगों ने देखा है, वो भी परजीवी है। उदाहरण, इसका सबसे अच्छा उदाहरण पता क्या है? अमरबेल, जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में आपको बताई थी। अब हम लोगों ने परजीवी तो देख लिया, अब चलो देखते हैं मृतजीवी। मृतजीवी ऐसे जीव मृत्यु एवं सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही भी बताया था कि ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह मृतजीवी कहलाते हैं। यह जीव सड़े गले पदार्थों के ऊपर पाचक रस का स्त्राव करते हैं और आवश्यक पोषक पदार्थ का अवशोषण कर लेते हैं। पाचक रस का उनके ऊपर स्त्राव कर दिए और जो भी आवश्यक पदार्थ है उसको वह ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम। अब ये मृतजीवी जो होते हैं इनमें कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं, कुछ हमारे लिए नुकसान भी हैं, जिसमें से फ़ायदेमंद में एक आता है मशरूम। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। प्रश्न तीसरा, आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसका परीक्षण करने को बताया था। चलिए इस बार भी हम देख लेते हैं। उत्तर, पेट में मंद की उपस्थिति का परीक्षण निम्न चरणों में की जाती है। सॉरी बच्चों, ये पेट नहीं है, ये पत्ती है। मैं इसको अभी बना दे रही हूँ। सॉरी बच्चों, इसको आप लोग सुधार लेना, ये पेट नहीं है, पत्ती है। पता नहीं मैंने वीडियो पीडीएफ जिसको बनाने को दिया था वो पता नहीं कैसे क्या बना दिया। तो ये पेट नहीं है, पत्ती है। पत्ती में मंद की उपस्थिति, मंद भी नहीं है, ये पूरा ही गलत कर दिया है इन्होंने। आप लोग इसको देख लीजिएगा। मंड में, पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण निम्न चरणों में की जाती है। सॉरी बच्चों, आप लोग प्लीज़ इसे सुधार लीजिएगा। पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण निम्न चरणों में की जाती है। पहला है पत्ती को 5 मिनट तक जल में उबालना। पहले हम पत्ती को 5 मिनट तक जल में उबाल लिए, फिर पत्ती को वाटर बाथ पर अल्कोहल में कुछ मिनटों तक उबालना। जब हम उसको 5 मिनट तक जल में उबाल लिए, अब हम क्या करेंगे, उसको वाटर बाथ पर अल्कोहल में कुछ मिनटों तक उबालेंगे। फिर पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसा करने से पत्ती गहरे ब्लू रंग में बदल जाती है, जो पत्ती में मंड की उपस्थिति दर्शाती है। ठीक है, आपको पता चल गया ना। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उसको 5 मिनट तक जल में उबालेंगे, फिर पत्ती को वाटर बाथ पर अल्कोहल में कुछ मिनटों तक उबालेंगे, फिर पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे जिससे ब्लू रंग दे देगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये इस पे मंद उपस्थित है। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। इस पे ये है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हरे पादप में खाद्य संश्लेषण में भोजन बनाने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो हम इसका उत्तर देखेंगे।
हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये मैंने आपको भी बताया था कि ये क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। भोजन निर्माण के लिए पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में मिट्टी से जल एवं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। भोजन निर्माण के लिए पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में भोजन निर्माण के लिए पौधा क्या करता है कि जड़ द्वारा मिट्टी से जल वो लेता है, ठीक है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। फिर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति। अब ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है बच्चों? मैंने आपको बताया क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों का हरा रंग भी किसके द्वारा होता है? क्लोरोफिल के द्वारा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, मतलब सूर्य के प्रकाश और पत्तियों में जो क्लोरोफिल है उनकी उपस्थिति में पत्ती कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं, मतलब ये सब क्रियाएं करती हैं, भोजन निर्माण करती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 5। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत हैं, मतलब पादप के बिना भोजन संभव नहीं है किसी भी जंतु के लिए। तो चलिए हम ये चित्र द्वारा समझते हैं। इसको बेटा क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं, मतलब भोजन चक्र बोलते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि पादप क्यों मूलभूत है। देखिए जैसे ये पेड़ है, पेड़ को किसने खाया? जिराफ को किसने खाया? शेर। तो जब ये पेड़ को जिराफ खाएगा तो इसके पेड़ के जितने भी पोषक तत्व हैं, पेड़ तो अपना भोजन स्वयं बनाया, अब वो जो भी उसका है कार्बोहाइड्रेट जो भी है पोषक तत्व, तो वो अब किस पे चला जाएगा? जिराफ पे चला जाएगा, क्योंकि जिराफ ने इसको खा लिया। अब जिराफ ने इसको खाया तो जितने भी पोषक तत्व सब जिराफ के पास चले गए। अब जिराफ को किसने खा लिया? शेर खा लिया। तो अब ये शेर क्या, जिराफ में जो भी पोषक तत्व इंक्लूड हुए पेड़ पौधे द्वारा, अब वो पोषक तत्व किस पे चले गए? शेर पे चले गए। तो ऐसे ही ये भी हुआ। अब क्या दूसरा, जो ये जलीय पौधे होते हैं, इनके जलीय पौधे हो गए या फिर जैसा जो भी छोटे मोटे पौधे हैं, जैसे इस पे दिखा रहा है कि इसको कौन ने खाया? तिलचट्टा। अब इसके जो भी अब ये जो है छोटे पौधे हैं, इनका पोषक तिलचट्टे पे चला गया। अब तिलचट्टे को कौन ने खाया? पक्षी। अब पक्षी में इसका पोषण पक्षी पे चला गया, पक्षी को फिर ये जानवर, फिर बगुला, फिर ये जानवर, फिर ये सब खाते गए। तो इनको भी एक दूसरे से आहार आपस में मिलता रहा। अब जैसे ये वाला है कि चूहा, चूहे से बिल्ली, फिर ये क्या हुआ? जो पोषक तत्व एक दूसरे रूप में स्थानांतरित होते गए। लेकिन अब बच्चों, अब ये सब डायग्राम में आपने क्या देखा कि सबको पोषक तत्व कहाँ से मिल रहा है? सबको पोषक तत्व पेड़ से मिल रहा है, पादप से मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भोजन के लिए मूलभूत कौन हुआ? पादप हुआ। इसीलिए बोला जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम ये देख रहे हैं कि पादप मूलभूत है भोजन के लिए। और ये सही बात भी है कि हम भी हैं, कहीं ना कहीं हम भी पादप पे ही अपने भोजन के लिए निर्भर हैं। भाजी सब्जी ये सब क्या है? पादप ही तो है। आखिर हम उन पे निर्भर हैं, उनके पोषक तत्व ही तो हम ग्रहण करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 6। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें बोला गया है क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? तो इसलिए उन्हें, अब जो पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते, अपना भोजन स्वयं बनाते, उन्हें हमने क्या कहा है? स्वपोषी।
मैंने आपको बताया भी है, कितने बार आपको मैंने ये बोला है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। अब दूसरा, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड के रूप में किया जाता है। अब जो पादपों द्वारा भोजन बनाया जाता है उसका संश्लेषित किसके रूप में किया, भंडारण खाद्य, संश्लेषित खाद्य जो भोजन बनाया गया है उसका भंडारण मंड के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब तीसरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। हम प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे हमें सूर्य की उपस्थिति आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। अब वो जो ऊर्जा होती है उसको संग्रहित कौन करता है? उसको संग्रहित क्लोरोफिल करता है। अब चौथा, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और क्या करते हैं? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। याद है मैं आपको बताई थी कि प्रकाश संश्लेषण पौधे अपना भोजन के समय क्या क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया और ऑक्सीजन, तो ये उत्पादन क्या किए? ऑक्सीजन किए। अब चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 7, निम्न कथनों से समृद्ध पारिभाषिक शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, मतलब पीत दुर्बल तने वाला परजीवी, मतलब इसके जो देखो आप लोगों को मैं दिखाई थी कि पीले पीले कलर के लंबे लंबे जो रेशे होते हैं वो क्या दुर्बल तने वाले होते हैं, वो आसानी से टूट सकते हैं। तो ये परजीवी कौन सा हुआ? अमरबेल का हुआ, कि बहुत पतले पतले तने हैं, कहीं भी कुछ भी करो टूट जाएंगे। अब दूसरा क्या है? ऐसे पादप जिनमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है वो क्या कहलाती है? कीटभक्षी पादप या घटपर्णी। अभी कीटभक्षी पादप को मैंने आपको बताया था, कीटभक्षी पादप क्या कहलाते हैं? वही कि पत्ती अपने कलश नुमा संरचना बना लेते हैं, उनके अंदर रेशे नुमा जाली फैली रहती है, जिससे कीड़े आते हैं तो ढक्कन बंद हो जाता है और वो उसका पाचन कर लेते हैं। तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं? इनके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है। तो ये क्लोरोफिल होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, फिर भी कीटों का भक्षण करते हैं। तो ये जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो ये स्वपोषण कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। लेकिन इनमें क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी होती है। अब ये जब नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। तो जब कीटों का ये भक्षण करेंगे तो ये क्या कहला जाएंगे? विषमपोषी, क्योंकि ये कीड़ों को भक्षण कर रहे हैं इसलिए विषमपोषी कहला जाते हैं। इसीलिए ये पादप क्या कहलाते हैं? स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों ही कहलाते हैं। अब तीसरा, वे रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है पर्णरंध्र कहलाते हैं। अब वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया ही था, वो छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं, जो कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो अब ऐसे पत्तियों को क्या कहा जाता है? पर्णरंध्र कहा जाता है। अब आगे देखें। अब आया प्रश्न क्रमांक 8। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषी का, परपोषी का, मृतजीवी का, परपोषी का। किसका हो सकता है बच्चों? आप अपने मन में सोचो किसका हो सकता है? अमरबेल। मैंने आपको बताया था अमरबेल किसका उदाहरण होता है? अमरबेल
किस पे रह के अपना आहार ग्रहण करता है? दूसरे पोषक पादप पे, है ना। जब वो दूसरे पादप पोषक से अपना भोजन ग्रहण करता है तो वो क्या कहलाया? अपने भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर है, तो वो क्या कहलाया? परजीवी कहलाया। तो अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। अब हम दूसरा देखते हैं। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। मैंने अभी आपको बताया था कि कीटभक्षी पादप घटपर्णी, अमरबेल, गुड़हल। अब अमरबेल तो परजीवी हो गया, गुड़हल भी नहीं है, गुलाब भी नहीं है, क्योंकि ये लोग कलशनुमा संरचना नहीं बनाते। घटपर्णी अपना कलशनुमा संरचना बनाता है, जो कीटों का भक्षण भी करता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। अब प्रश्न क्रमांक 9, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो मैं इसका, आप बुक देख लीजिएगा, मैं इसका सही उत्तर करती हूँ, क्योंकि मैं पीडीएफ नहीं बनाई हूँ, किसी से बनवाई हूँ। तो उन्होंने क्या किया है कि इसका पीडीएफ, मतलब इसका जो मिलान है वो सेम उत्तर ही बता दिया है। तो मैं आपको बता देती हूँ। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, तो ये पत्ती होगी। नाइट्रोजन जीवाणुओं, ठीक है। अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। जंतु परपोषी, दूसरों पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए। कीटभक्षी घटपर्णी, यही बताइए अभी मैं आपको कि कीटों का भक्षण होता है, इसलिए इसका अच्छा उदाहरण कौन सा है? कि घटपर्णी। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड क्या मुक्त होती है? नहीं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लिया जाता है, उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बनता है। तो ये असत्य हुआ। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। क्या ये सही है? नहीं। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। अब ये मृतजीवी कौन हुए? मृतजीवी वो जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो मृतजीवी कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये गलत हुआ। अब तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सा बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, तो उस पे तो प्रोटीन है नहीं, ये सही है। अब ये चौथा देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। हाँ सही बात है, हम सूर्य से सौर ऊर्जा लिए, फिर वो क्रिया हुआ तो वो किस में बदल गया? रासायनिक ऊर्जा में। ये बात सही है। अब प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? मैंने आपको बताया था मूल, रोम, रंध्र, पर्ण, सिराएं, बाह्यदल। मैंने आपको बताया था ना, गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? रंध्र करता है। और ये रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? रंध्र द्वारा। अब प्रश्न क्रमांक 12, वायुमंडल से मुक्तः, सॉरी बच्चों ये भी गलत है, ये पता नहीं आज ये कैसे किए हैं। ये जो जी है ये जिस भाग द्वारा है। वायुमंडल से मुक्तः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है जड़, तना, पुष्प, पत्तियाँ।
वायुमंडल से मुक्तः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड कौन से भाग द्वारा लिया जाता है बेटो? मैं आपको अभी बताई ना कि रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और रंध्र किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। तो इस पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी तो गैस है, और जो रंध्र द्वारा लिया जाता है, और रंध्र किस में पाया जाता है? पत्तियों में। तो इसका उत्तर होगा पत्तियों में। बच्चों, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं चाहूँगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और आपको अच्छे से समझ में आए। इसी तरह आपको और भी जिस क्लास की वीडियो चाहिए साइंस को लेके, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ज़रूर उसमें वीडियो बनाऊंगी। आई होप आप लोगों को समझ में होगा, और प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको इसी तरह के वीडियो बना के भेज सकूं। तो थैंक यू।